आपका स्वागत है यूथ इंजीनियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं गौरव ओझा, सब्जेक्ट आपके सामने फ्लूइड मैकेनिक्स। और बात हो रही थी किसकी? अभी तक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड की बात हो रही थी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कंप्रेसिबिलिटी देखा था, और कंप्रेसिबिलिटी कहाँ देखा? आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी को भी देखा और साथ में एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी को भी देखा था। वॉइस क्लियर है? कमेंट बॉक्स में जरा बताइए बच्चों, वॉइस क्लियर है? कल कुछ आवाज की इशू हो गई थी, बाद में मुझे पता चला। अगर वॉइस में कोई समस्या है तो बताइए। वॉइस ओके है? आवाज आ रही है? भाई टेक्निकल इशू है, हो जाता है कभी कभी। अगर कुछ है इधर से तो जरूर बताइए, उसको सही किया जाएगा। क्योंकि आपका भी समय बहुत बहुमूल्य है और मेरा भी समय बहुत बहुमूल्य है। तो अगर हम भी आप समय दे रहे हैं और आप भी समय दे रहे हैं तो जरूरी है कि सब कुछ सही होना चाहिए। आपको बोर्ड की विजिबिलिटी भी सही होनी चाहिए और मेरी वॉइस भी क्लियर होनी चाहिए। कल वॉइस में इको हो रहा था, है ना? कल इको हो रहा था, बाद में पता चला, तो थोड़ा कष्ट मुझे भी हुआ कि बड़ा मेहनत किया था मैं उस पर। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। हल्का सा उसको रिकॉल कर लेते हैं, प्रीवियस लेक्चर को, थोड़ा सा बस, ज़्यादा नहीं, है ना? तो वो रिकॉल कर लेते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ से बनेगा। और अगर इस लेक्चर में समस्या है तो मैं दोबारा इसका वीडियो बना के दूंगा, निश्चिंत रहिए। आपके ऐप पर ये वीडियो, कल का लेक्चर वाला वीडियो दोबारा पढ़ाया जाएगा, दोबारा बताऊंगा मैं। चलिए, तो कल जो बात किए थे हम लोग, कंप्रेसिबिलिटी की बात किए थे। थोड़ा सा कल की थोड़ा सा और एक बार रिवीजन हो जाए। कंप्रेसिबिलिटी, कल जो बात हुई थी कंप्रेसिबिलिटी, इसको इंडिकेट करते हैं बीटा से। इसको इंटीग्रेट किया जाता है, जो है रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। बीटा क्या होगा? बीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। के क्या है? के है बल्क मॉडुलस। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बनता है, क्या कि कंप्रेसिबिलिटी जो होगा वो बल्क मॉडुलस के प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपको क्या दिख रहा है? के को क्या बोलेंगे बेटा? के जो होता है, के है बल्क मॉडुलस। क्या है? बल्क मॉडुलस। ठीक है, के क्या है? बल्क मॉडुलस। और बीटा क्या हो गया? बीटा जो हो गया कंप्रेसिबिलिटी। तो बल्क मॉडुलस क्या है? कंप्रेसिबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया सर कि अगर के बढ़ेगा, मतलब बल्क मॉडुलस बढ़ेगा, तो बीटा क्या होगा? बीटा जो होगा वो डिक्रीज करेगा। और अगर के मतलब बल्क मॉडुलस घट रहा है, अगर बल्क मॉडुलस क्या हो रहा है? घट रहा है, तो बीटा क्या होगा? इंक्रीज होगा, वाइस वर्सा, है ना? ठीक है, तो इस तरीके से होगा। तो बल्क मॉडुलस है क्या? यहाँ देखिए, बल्क मॉडुलस है क्या? यहाँ देखिए, क्या क्यों बल्क मॉडुलस को ही मैं लाया गया कहां पर? कंप्रेसिबिलिटी के रिलेशन में क्यों बल्क मॉडुलस को लाया गया? और कोई कांस्टेंट क्यों नहीं ऐड हुआ? ये सब देखिए, ई जी के, यहां देखिए, ई जी के म्यू, है ना? ये सब क्या है? ये सब मटेरियल कांस्टेंट है। ये सब ई जी के म्यू, ये सब क्या है? ये मटेरियल कांस्टेंट है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें क्यों चुना गया बीटा की जगह पर? बीटा के लिए बल्क मॉडुलस मतलब कंप्रेसिबिलिटी का रिलेशन जो था वो बल्क मॉडुलस के साथ क्यों किया गया? क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा इसके साथ, है ना? कोई ना कोई तो वेरिएशन होगा। जब कोई वेरिएशन होगा तभी क्या हुआ? बीटा मतलब कंप्रेसिबिलिटी का रिलेशन किसके साथ बना? बल्क मॉडुलस के साथ बना। तो देखिए क्या था रिलेशन, यहाँ देखिए। तो पर इस रिलेशन को समझने के लिए, मतलब कंप्रेसिबिलिटी का और बल्क मॉडुलस का रिलेशन को समझने के लिए, उन दोनों के बीच के रिलेशन को समझने के लिए हमें बल्क मॉडुलस को क्या करना होगा? और खोलना होगा और देखना होगा कि बल्क मॉडुलस कह क्या रहा है। तो बल्क मॉडुलस पे आओ, देखिए बल्क मॉडुलस क्या बोलेगा कि नॉर्मल स्ट्रेस, देखिए बोलेगा कि स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस क्या है? प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब सिग्मा प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता क्या है?
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, देखिए बॉल यहां लिखता हूं साइड में, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपका क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। मतलब हम क्या हुआ, यहाँ पर कोई प्रेशर लगाया गया, प्रेशर देखिए आपके पास क्या था, आपके पास फ्लूइड था, फ्लूइड था जिस जहां पे मैंने रखा, आपको पता है कि फ्लूइड का कोई शेप नहीं है, जहां पे आप रखोगे उसी का ही शेप ले लेगा, तो रखा गया तो उसका शेप ले लिया, उसका शेप लेने का मतलब क्या हो गया कि उसके वॉल्यूम को वो ऑक्यूपाई कर लिया, वो क्या हो गया, वो इनिशियल वॉल्यूम हो गया। और अब क्या हुआ, अब प्रेशर बढ़ा रहे हैं, अब प्रेशर को बढ़ा रहे हैं या प्रेशर को घटा रहे हैं, तो प्रेशर को बढ़ाना या प्रेशर को घटाना, तो वेरिएशन ऑफ प्रेशर इसको बोलते हैं। आप क्या करिए, प्रेशर को बढ़ाइए या प्रेशर को घटाइए, तो एक सेंटेंस में मैं क्या बोलता हूं, वेरिएशन ऑफ प्रेशर। तो अच्छा बात होगा कि मैं बोलूं कि प्रेशर क्या कर रहा है, प्रेशर अगर वेरी कर रहा है, तो अगर प्रेशर वेरी करेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम में चेंजेज होगा। तो जितना भी वॉल्यूम में चेंजेज हुआ होगा किसकी वजह से, जो प्रेशर, या देखिए यही जो है नॉर्मल स्ट्रेस है, ठीक, ये नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को इस तरीके से लिखिए। मैंने बोला क्या कि जो इसके वजह से नॉर्मल स्ट्रेस के वजह से, नॉर्मल स्ट्रेस में जो वेरिएशन हो रहा है उसके वजह से क्या हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, और किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिनल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, है ना, चेंजेज हो रहा है। और यहां से ये क्या समझ में आया कि जो जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा वो चेंज ऑफ वॉल्यूम के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा, क्या होगा, समानुपाती। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर नॉर्मल स्ट्रेस बढ़ रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब हो गया चेंज ऑफ प्रेशर, चेंज ऑफ प्रेशर, है ना, चेंज ऑफ प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बढ़ेगा, सॉरी चेंज ऑफ वॉल्यूम बढ़ेगा। और अगर चेंज ऑफ वॉल्यूम बढ़ रहा है, समझना चेंज ऑफ वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोपोर्शनल है चेंज ऑफ वॉल्यूम के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। तो अगर वॉल्यूमेट्रिक, अगर चेंज ऑफ वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बढ़ेगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बढ़ेगा। ये बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बढ़ेगा। अब जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो इक्वल साइन आता है। जब आप क्या करते हैं, किसी भी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो बराबर आएगा ना, तो बराबर आप ऐसे नहीं लिखोगे, बराबर कोई ना कोई कांस्टेंट को ऐड करना होगा तभी वो बराबर होगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट ऐड हुआ जिसको मैं बोला के दैट इज द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और अपना चेंज ऑफ वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो है ही, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना, ठीक है। तो क्या रिलेशन आया समझिएगा, अगर मैं बल्क मॉडुलस को देखना चाहता हूं तो मैं ये बोलूंगा कि बल्क मॉडुलस के इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया सर। बहुत ध्यान समझिएगा, इसका मतलब सर कि मैं ये कह सकता हूं, क्या क्या कह सकता हूं इसमें, इसमें ये कह सकता हूं कि जो बल्क मॉडुलस है के जो है, के क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, चेंज ऑफ प्रेशर के, प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है चेंज ऑफ प्रेशर, चेंज ऑफ प्रेशर के, चेंज ऑफ प्रेशर के, ना, समानुपाती है नॉर्मल स्ट्रेस के। जो नॉर्मल स्ट्रेस में वेरिएशन हो रहा है उसके क्या है, बल्क मॉडुलस समानुपाती है, और विथ अनुपाती किसके है, वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बढ़ रहा है तो बल्क मॉडुलस क्या हो रहा है, बल्क मॉडुलस डिक्रीज कर रहा है। चलिए अब और एक्सपांड कीजिए इसको बढ़िया से, आप समझिएगा, लॉजिकल तरीके से समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए, ध्यान समझिएगा, ये आया मेरे पास, मैंने कहा सर अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बढ़ रहा है ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बढ़ रहा है तो के क्या होगा, के जो होगा वो डिक्रीज करेगा। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बढ़ेगा कैसे, समझो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बढ़ेगा कैसे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होगा वो क्या है, चेंज ऑफ वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, यही तो है। तो मैं ये कहूंगा कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ वॉल्यूम, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर चेंज ऑफ वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे आइए देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि चेंज ऑफ वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। और अगर चेंज ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है, और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो डिक्रीज कर रहा है। और चेंज ऑफ वॉल्यूम का इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम में चेंजेस ज्यादा हो रहा है,
क्या हो रहा है, वॉल्यूम में चेंजेस ज्यादा हो रहा है। और वॉल्यूम में चेंजेस ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम में चेंजेस ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि जो ऑब्जेक्ट है ना, जो फ्लूइड है वो क्या है, वो कंप्रेसिबल है, तभी तो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। फिर से आओ देखो, मैंने बोला कि वॉल्यूम चेंज ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इंक्रीज होगा, ओके, डिक्रीज होगा। और एक रिलेशन और देखो, बीटा क्या है, कंप्रेसिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द के है। इसका मतलब क्या होगा, अगर के डिक्रीज होगा तो बीटा क्या होगा, बीटा इंक्रीज होगा, बीटा इंक्रीज होगा, बीटा मतलब कंप्रेसिबिलिटी इंक्रीज होगी। अब आप बताओ ना, इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं माना कि यहाँ से जीरो से स्टार्ट हो रहा है, कोई चीज जीरो से स्टार्ट हो रहा है, इस तरीके से ये जीरो है, ओरिजिन जीरो, अगर जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि ये क्वांटिटी कुछ बढ़ेगी ना, 1 2 3 4 5, या इधर 1 2 3 4 5, है ना, ठीक है। और जीरो के पास आएगी तो मतलब क्या हो रहा है, घट रहा है, जीरो के पास आ रहा है घट रहा है, या जीरो के पास आ रहा है तो बिल्कुल कुछ नहीं है। तो जीरो से जितना दूर जाएगा, जीरो से जितना दूर जाएगा तो क्या होगा, दूर जाने का मतलब क्या हो गया, बढ़ना। तो अब देखिए, अगर इसकी वैल्यू बीटा की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो से फार अवे, दूर जा रही है, तो इसका मतलब मैं कहूंगा कि कंप्रेसिबिलिटी जो होगी वो बढ़ रही है ना। मतलब क्या है, जो फ्लूइड है वो कंप्रेसिबल है। और कैसे बन रहा है, देखो लॉजिक देखो, यहां से देखो, चेंज ऑफ वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर चेंज ऑफ वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बढ़ेगा, अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बढ़ेगा तो बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी डिक्रीज करेगी। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी डिक्रीज करेगी तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, वो इंक्रीज करेगी, वो इंक्रीज करेगी। और चेंज ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज का मतलब ये हो गया कि उसमें दबाव हो सकता है ना, वॉल्यूम में चेंजेज हो रहा है, मतलब वो ऑब्जेक्ट कैसा है, वो ऑब्जेक्ट कंप्रेसिबल है। यहीं से रिलेशन आया ना, देखिए यहीं से आया है ना, चेंज ऑफ वॉल्यूम से उठाया और बीटा क्या बताया, कंप्रेसिबिलिटी। तो अगर बीटा की वैल्यू बढ़ रही है, अगर बीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो वो ऑब्जेक्ट कैसा है, वो ऑब्जेक्ट है कंप्रेसिबल, वो ऑब्जेक्ट है क्या है, वो कंप्रेसिबल है। और बीटा की वैल्यू घट रही है, घटने का मतलब समझिए, अगर बीटा इज इक्वल टू जीरो हो गया तो मैं ये बोलूंगा क्या कि वो ऑब्जेक्ट जो था, फ्लूइड था, वो क्या है, वो इनकम्प्रेसिबल है, मतलब चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या हो गया, वो जीरो हो गया। अगर अगर चेंज ऑफ वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो रिजिड है, बिल्कुल से भी रिजिड है। ये बात क्लियर है ना, रिजिड है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसमें उसमें कंप्रेसिबिलिटी की कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, प्रेशर प्रेशर लगाने पर, है ना, उसके वॉल्यूम में चेंजेस नहीं हो रहा है, तो वो क्या है, वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा, ठीक है। तो रिलेशन यहीं से पूछता है। तो क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से यहाँ तक हुआ। अब आपको क्या समझना होगा, बल्क मॉडुलस को समझना होगा। तो बल्क मॉडुलस यहाँ से देखिए, बल्क मॉडुलस आपका आया, ये देखिए यहाँ से है, आइए यहाँ से आएगा, नॉर्मल स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को डिफाइन किया गया, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, है कि नहीं। अब के इंट्रोड्यूस हुआ, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो के यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया, तो के इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्लियर है। अब रिलेशन हम लोग देखेंगे, है ना, के क्या हुआ, के किस पे डिपेंड करता है, सिग्मा पर और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पर डिपेंड कर रहा है। ये बात क्लियर हुआ, क्योंकि के देखिए, के पर कंप्रेसिबिलिटी डिपेंड कर रहा है, के पर कौन डिपेंड कर रहा है, कंप्रेसिबिलिटी। अगर के बढ़ता है, अगर के की वैल्यू बढ़ती है तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, कंप्रेसिबिलिटी घटेगी। और के की वैल्यू कम होती है तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेसिप्रोकल है। तो बीटा जो होगा वो के पे डिपेंड कर रहा है। ये बात समझ में आया ना, बीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, के पर। अब मुझे देखना होगा के किस पे डिपेंड कर रहा है, तो के डिपेंड कर रहा है किस पर, देखिए सिग्मा और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पर डिपेंड कर रहा है। अब मुझे ये देखना होगा कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किस पे डिपेंड कर रहा है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिपेंडेंट है चेंज ऑफ वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। और चेंज ऑफ वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, मैंने दबाया, है ना, दबाया तो वो खिसक सकता है, तभी तो क्या हुआ, वॉल्यूम में चेंज हुआ। तो इसका मतलब चेंज ऑफ वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बढ़ रहा है, समझना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बढ़ रहा है। अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बढ़ रहा है तो इसका मतलब के डिक्रीज कर रहा है, क्यों, क्योंकि के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद अनुक्रमानुपाती है ना, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के। तो अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बढ़ रहा है तो के क्या होगा, के डिक्रीज कर रहा है। और अगर के डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, कंप्रेसिबिलिटी जो है, मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो ऑब्जेक्ट कंप्रेसिबल है। क्लियर है ना, वो ऑब्जेक्ट कैसा है, वो ऑब्जेक्ट कंप्रेसिबल है। तो समझ जाओ कि अगर अगर क्या हो रहा है, प्रेशर लगाने पर उसके वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो मैं कहूंगा वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो ऑब्जेक्ट कंप्रेसिबल है।
और अगर नहीं हो रहा है या बहुत कम चेंजेज होगा, बहुत कम, बहुत स्मॉल, ठीक है, तो उसको भी मान गया गया है क्या कि वो इनकम्प्रेसिबल है। बहुत कम चेंजेज होगा तो कैसा है, वो इनकम्प्रेसिबल है। ठीक है, वॉइस क्लियर है? एक बार और कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजिए, वॉइस क्लियर है? तो रिलेशन समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, है ना बेटा, पूरा एकदम सीक्वेंस से सही तरीके से नोट करिए अपने क्वेश्चन उसमें, नोटबुक में। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं यहाँ से दूर नहीं, 20 क्वेश्चन रटने से बढ़िया है आप एक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया कि आपका कहीं भी कोई समस्या नहीं होगा। अगर पूछ दिया क्या कि अगर क्या पूछ दिया कि देखिए पूछा क्या कि अगर वॉल्यूम में चेंजेज हो रहा है, वॉल्यूम में जो चेंजेज हो रहा है वो बढ़ रहा है, तो बीटा पे क्या इफेक्ट होगा, बीटा पर क्या इफेक्ट होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर आओ, अगर वॉल्यूम में चेंजेज हो रहा है, अगर मतलब वॉल्यूम में चेंजेज ज्यादा हो रहा है, चेंज ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होगा वो चेंज ऑफ वॉल्यूम के समानुपाती है। अगर ये बढ़ेगा, है ना, अगर ये बढ़ेगा तो के डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि के वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के विद अनुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आया? अगर के डिक्रीज कर रहा है तो बीटा इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि के जो होगा वो बीटा के क्या है, बीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रिलेशन कहां से, नीचे से ऊपर तक पूरा समझ में आया, सबको सही तरीके से नोट करिए नोट में अपने। आवाज सही है? वॉइस क्लियर है? कमेंट बॉक्स में भेजिए भाई एक बार, वॉइस क्लियर? चलिए देखिए, उसके बाद क्या था, हाँ भाई, उसके बाद था, तो रिलेशन हमको समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या था, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी थी। ठीक है, इसको बीटा टी से इंडिकेट करते हैं, टी मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी में क्या आया था, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी में जो बल्क मॉडुलस था वो किसके किसके बराबर था, प्रेशर। बल्क मॉडुलस किसके बराबर था, प्रेशर के। क्लियर है? और बीटा और बल्क मॉडुलस का क्या रिलेशन है, 1/k, है ना, यही है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं क्या कि के की जगह मैं पी पुट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही से पूछेगा कि अब जो है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी के लिए जो बल्क मॉडुलस होगा वो किसके बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा, प्रेशर के बराबर होगा। या तो प्रेशर की मुझे वैल्यू दे देगा तो भी मैं क्या निकाल दूंगा, कंप्रेसिबिलिटी को निकाल लूंगा। तो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसके लिए बनेगा, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी के लिए बनेगा। चलिए, उसके बाद देखिए एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी, याद रखिएगा बेटा, है ना, ये रिलेशन पूछता है, इसको रटिए नहीं, इसको समझिएगा, समझना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए अगला एडियाबेटिक, एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, है ना। एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी में क्या था, के जो था वो किसके बराबर था, एनपी के। एन मतलब क्या है, एडियाबेटिक या पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स हो गया। एन क्या हो गया, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स हो गया, है ना। और के क्या हो गया, बल्क मॉडुलस, और पी क्या हो गया, प्रेशर। और बीटा क्या है, बीटा है 1/k। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो क्या कि बीटा इज इक्वल टू 1/np। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, नोट करिए इसको सही तरीके से नोट करिए, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, सब आपको दिखेगा आपके एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में सारा सब कुछ पूछता है, उसको देखते रहिए।
चलिए देखिए, अब ये न्यूमेरिकल पे बात हो रही थी। कल ये न्यूमेरिकल था, कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 लीटर ऑफ लिक्विड विच वेट 10 न्यूटन। तो कल ये हो चुका था। ये देखिए, इसको देखिए, कैलकुलेट द डेंसिटी। देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, तो एक साथ मैंने क्वेश्चन ले लिया है, अलग अलग कराने से बढ़िया है एक साथ ले लीजिए। तो सब भाई आपके आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछते हैं वो तो थोड़ी नहीं पूछते हैं, क्योंकि भाई समय है ना, समय बाउंडेड है, 2 घंटा में आपको करना है। तो समझिए 2 घंटे में सारे क्वेश्चन करने हैं। तो इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन रहता है। जो न्यूमेरिकल रहता है वो कैसा होता है, वो फार्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन, आपको फार्मूला पता है तो आप लगा लोगे। कभी कभी लॉजिकल हल्का सा कर देता है, जैसे अब मान लीजिए कि आपको पता होना चाहिए आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी का क्या रिलेशन है। अगर मुझे पता, मतलब बल्क मॉडुलस क्या आएगा, तो बल्क मॉडुलस जो होगा वो प्रेशर के बराबर आएगा। तो अगर प्रेशर 20 बार दिया हुआ है मेरे पास, तो मैं कंप्रेसिबिलिटी उसके लिए निकाल सकता हूँ, है ना। तो या अब आप परेशान होगे कि नहीं सर बल्क मॉडुलस नहीं दिया तो कंप्रेसिबिलिटी कैसे निकालेंगे, लेकिन अगर ये मुझे पता है कि K इक्वल टू पी है, K इक्वल टू पी है, तो 1 मिनट में आंसर मेरे पास आ गया। अगर बल्क जो प्रेशर 20 बार दिया हुआ है तो कितना आ गया, 0.5 जो होगा वो कंप्रेसिबिलिटी आ गई, कोई दिक्कत नहीं वहां पर, है ना। और मान लीजिए आपको नहीं पता है तो आप क्या करोगे, आप बल्क मॉडुलस ढूंढोगे। क्वेश्चन में बल्क मॉडुलस दिया नहीं है, कहीं ना कहीं मैं ये पढ़ा था कि बीटा इक्वल टू 1/k पढ़ा था। अब क्या होगा, समस्या है वहां पर। और अगर एडियाबेटिक बोल दिया कि नहीं भाई एडियाबेटिक जो है फ्लूइड फ्लो हो रहा है, लेकिन अब प्रोसेस कौन सा है, वो एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो प्रेशर जो है वो दे रखा है मान लीजिए 20 बार, और पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स की वैल्यू आपको दे रखा है 1.2 1.3 दे रखा है। अब वो पूछ देगा कि कंप्रेसिबिलिटी बताओ, तो आपको रिलेशन जानना पड़ेगा। आपको ये पता है कि कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस का रिलेशन क्या है, बीटा इक्वल टू 1/k। तो k क्या हो गया, k इक्वल टू n इंटू पी, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर n की वैल्यू 1.2 और प्रेशर 20 दिया हुआ है, तो अब 20 इंटू 1.2 और 1 डिवाइड बाई कितना होगा 1.2 इंटू 20, तो ये कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू मुझे पता चलेगी। ठीक, ठीक है। तो वहां से ये बनेगा, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ वहीं से बनना है, बहुत बारीकी से पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा। अब अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट डेंसिटी, कैलकुलेट डेंसिटी स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी के बाद कॉमा होगा, कॉमा लगना भूल गया हो कोई बात नहीं, कैलकुलेट डेंसिटी स्पेसिफिक वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, और जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 0.8। बहुत आराम से समझना क्वेश्चन को, बहुत आराम से। अब अपने को जब सीखना होता है ना तो बहुत प्यार से समझना होता है, घबराना नहीं है। समझो क्या पूछ रहा है, पहले यहां समझो, सुनो। डेंसिटी पूछ रहा है, मतलब रो की वैल्यू पूछना चाह रहा है। स्पेसिफिक वेट मतलब ओमेगा, है ना, जो कि डेंसिटी इंटू जी के बराबर होगा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। और क्या गिवन क्या है, गिवन इनका गिवन दे क्या दिए हैं, दे दिए हैं आपको क्या है 1 लीटर, मैंने बताया था 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, है ना, पेट्रोल की बात हो रही है। और लीटर किसको रिप्रेजेंट करता है, ये लीटर है, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, लीटर है, ठीक है। लीटर किसको रिप्रेजेंट करेगा, लीटर रिप्रेजेंट करेगा वॉल्यूम को। लीटर क्या रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम। लीटर किसको बताता है, आप खरीदने जाते हो तो दूध खरीदते हो तो लीटर बोलते हैं ना कि 1 लीटर दूध दे दो, है ना। अब तो उसमें किलोग्राम में तो बोलते नहीं हो। तो लीटर किस में रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि फ्लूइड मैं बताया ना, फ्लूइड को रखोगे तो क्या रखेगा, क्या करेगा, स्पेस ऑक्युपाई कर लेगा। और स्पेस क्या हो गया, स्पेस मतलब वॉल्यूम। जो स्पेस होगा उसके पास क्या होगा, उसके पास लेंथ ब्रेथ हाइट, है ना। तो स्पेस ऑक्युपाई कर लेगा फ्लूइड, तो वो क्या होगा, वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। तो लीटर किसको बताया, लीटर बताया वॉल्यूम को, है ना। इसका मतलब क्या गिवन है, गिवन क्या है आपके पास, गिवन है वॉल्यूम। जो फ्लूइड है उसका जो वॉल्यूम है वो गिवन है। और साथ में क्या गिवन है, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है 0.8। तो दो चीज दिया हुआ है,
दो चीज अपने को पता है, तो कोई बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे गिवन लिख लेता हूँ कि मेरे पास गिवन क्या है, तो मेरे पास है गिवन है गिवन क्या है, गिवन है वॉल्यूम। अब बात होती है कि लीटर को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में। समझना, वॉल्यूम है ना तो मीटर में नहीं आएगा, वॉल्यूम किस में आएगा, मीटर क्यूब में। सिखाया था इस चीज को। तो अब यहाँ पे देखिए, आपको पता है क्या कि 1 लीटर इक्वल टू, सही है इसमें, 1 लीटर इक्वल टू क्या होगा, 10 के पावर -3 मीटर क्यूब होता है। 1 लीटर इक्वल टू 10 के पावर -3 और मीटर क्यूब का मतलब हो गया वॉल्यूम। समझना इस बात को बहुत ध्यान से, मीटर क्यूब का मतलब हो गया वॉल्यूम, है ना। ठीक है, तो 1 लीटर बराबर किसके होगा, 10 के घाते -3 मीटर क्यूब के बराबर होगा। तो वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम गिवन है भी, मैं लिख लेता हूं इसको भी। तो भी कितना है, भी जो है आपका भी इक्वल टू कितना है, 10 के पावर -3 मीटर क्यूब भी गिवन है। चलिए, भी आपको पता है। और साथ में क्या दिया हुआ, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से, और एस की वैल्यू कितनी हुई, 0.8 दिया हुआ आपको। एस की वैल्यू कितनी है, 0.8 गिवन है। क्लियर है। चलिए, अब इसकी मदद से अपने को क्या निकालना होगा, इसकी मदद से हमें डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है। तो चलिए अब निकालते हैं। पहले मैं इसको लेता हूं, क्योंकि ये मुझे क्या बता देगा, ये मुझे डेंसिटी बताएगा। क्या बताएगा, ये मुझे घनत्व बताएगा। डेंसिटी जो पूछा गया है, डेंसिटी को बताएगा, डेंसिटी देगा मुझे, है ना। ये क्या देगा, डेंसिटी देगा, डेंसिटी देगा। क्यों, क्योंकि इनके पास रिलेशन है डेंसिटी का। आप याद करिए, डिफिनीशन मैंने बताया था स्पेसिफिक ग्रेविटी का, कि डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड टू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड टू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। यही तो है। तो चलिए, एस को क्या बताया, एस मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड। एनी में कौन है, पेट्रोल है, एनी में पेट्रोल है। और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड मतलब हो गया H2O। और अपने को पता है क्या कि H2O की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 के घाते 3, 10 के घाते 3 किलोग्राम अपान मीटर क्यूब। डेंसिटी की यूनिट क्या होगा बेटा, किलोग्राम अपान मीटर क्यूब। ध्यान से यूनिट को, क्यों, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम। मास की यूनिट किलोग्राम, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। तो किलोग्राम अपान मीटर क्यूब, है ना। ये सब मिस्टेक नहीं करना है, समझिएगा बहुत आराम से। तो यहाँ पे क्या दी अपने को गिवन है, अपने को पता है डेंसिटी ऑफ वाटर, और किसकी वैल्यू दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया कि 0.8 इंटू डेंसिटी ऑफ एनी की जगह डेंसिटी ऑफ पेट्रोल, है ना, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना हो गया, 10 के पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आया क्या, डेंसिटी ऑफ पेट्रोल जो है वो कितना आया, 800, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 800 कितना आया, 800 किलोग्राम अपान मीटर क्यूब। ये क्या आ गया, डेंसिटी ऑफ पेट्रोल आ गया। तो चलिए, पहला तो फाइंड आउट हो गया। पहला क्या फाइंड आउट हो गया, क्या पूछा था कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पूछा था। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड आपका आ गया, अरे सॉरी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या आ गया, ये देखिए, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितना आ गया, वो आ गया 800 किलोग्राम अपान मीटर क्यूब। फ्लूइड में क्या था बेटा, कौन सा फ्लूइड बह रहा था, पेट्रोल बह रहा था। कौन सा बह रहा था, पेट्रोल। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मतलब डेंसिटी ऑफ पेट्रोल कितना आया, 800 किलोग्राम मीटर क्यूब आ गया अपने पास। अब अगला क्या पूछा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आप देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी तो बहुत इजी है। क्यों, क्योंकि डेंसिटी और जी से मल्टीप्लाई कर दो, तो कोई बात नहीं है। ध्यान से यहां पर देखिए, हटा देता हूं मैं इसको। चलिए, अब यहां पर क्या गिवन है, डेंसिटी ऑफ पेट्रोल अपने को पता चल गया। तो डेंसिटी ऑफ पेट्रोल कितना है, वो है सर 800, आपने निकाला है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और जी की वैल्यू कितना है सर, 9.81 आपने निकाला है। 9 पॉइंट आपको पता है 9.81, है ना, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी यूनिट से ध्यान लिखिएगा, है ना, हमेशा यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि आपको इसी में ही कंफ्यूज कर देगा।
तो अब आपके पास क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, जी की वैल्यू मैं 10 मान लेता हूं अपनी सुविधा के लिए। होता क्या है ना, जब कभी ऑप्शन देखिए दूर दूर हो ना, दूर दूर हो, जैसे मान लीजिए अभी मैं पहले निकाल लेता हूं, चलिए आ गया, इसको जी की वैल्यू मैं ले लिया 10, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 8000 न्यूटन अपॉन क्या होगा भैया, न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब। हाँ, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई स्पेसिफिक वेट की। स्पेसिफिक वेट की यूनिट न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब आया। कैसे, देखो स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट ऑफ फ्लूइड, वेट ऑफ फ्लूइड मतलब न्यूटन टू इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब हो गया मीटर क्यूब, है ना, समझ में आया कि नहीं आया। तो न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब। और अगर आपको और इच्छा होगा तो, और अगर मान लीजिए कि इसमें यूनिट नहीं दिया हुआ, न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब में यूनिट नहीं दिया हुआ है, तो न्यूटन को और तोड़ लीजिए। तो न्यूटन को तोड़ेंगे तो न्यूटन क्या होगा, फोर्स है ना, न्यूटन मतलब फोर्स, न्यूटन का मतलब फोर्स, क्लियर है। और फोर्स का मतलब क्या हुआ, एम जी, एम जी, फोर्स का मतलब क्या हो गया, न्यूटन का मतलब फोर्स हो गया। देखिए न्यूटन का मतलब हो गया फोर्स, और फोर्स का मतलब हो गया एम जी, और एम का मतलब हो गया किलोग्राम, और जी का मतलब क्या हो गया, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन का मतलब क्या हो गया, किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर। लिख लीजिए यहां पर, किलोग्राम मीटर, है ना, नीचे हो गया सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे मीटर क्यूब है, पहले से मीटर क्यूब है, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम है ना मीटर क्यूब। तो मीटर से मीटर का एक घात कट गया, तो अपने पास क्या बचा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, क्या बचा, किलोग्राम, है ना, मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। तो हो सकता हो ये दिया हुआ, क्या दिया हो, 8000 किलोग्राम अपॉन मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर दिया हो। ठीक है, तो ये भी इसका यूनिट है और ये भी इसका यूनिट है, तो यूनिट को ध्यान से रखना। पता चला कि यूनिट कुछ और दे दिया है। अब जैसे देखिए, अब मैं करता हूं, बता ही देता हूं कैसे देगा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कराता हूं, समझिएगा, इसी क्वेश्चन को ही कराता हूं, कैसे अटेम्प्ट करना है। सब कुछ सीखना है ना, कहाँ से आपसे गलती होगी, कितना आप पढ़ के गए हो और कितना आपको और पढ़ना है, सब कुछ सीखना है, सब कुछ सीखना है। देखिए, अब मुझे ये आया, अगर मान लो स्पेसिफिक वेट पूछा, उसने क्या पूछा, स्पेसिफिक वेट बताइए। चलिए, ऑप्शन में रहा पहला ऑप्शन जो हमने निकाला है, तो पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा। तो तीसरा ऑप्शन उन्होंने सही रख दिया, 8000 क्या था, न्यूटन अपॉन या चलिए किलो न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब। अच्छा, जो अपना आंसर आया था वो यहाँ पे मैंने रख दिया। आंसर कितना आया था, 8000 न्यूटन अपॉन, देखिएगा न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब आया था। अब अगला आंसर रहेगा क्या, 8000, समझिएगा 8000, 8000 क्या था, किलोग्राम अपॉन मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद कुछ और दे देगा, 700 ले लीजिए, 700 न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब, और यहाँ भी ये ले लीजिए 700, क्या हो गया, 700 किलोग्राम अपॉन मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, ये तो हो नहीं सकता ना, 8000 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर आया है, ये तो किलो न्यूटन है, किलो न्यूटन का मतलब 10 के घाते 3 और, तो ये तो है नहीं आंसर। आंसर तो 8000 न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब है, और आपने निकाला और आपने ये आंसर देखा, ओहो 8000 आ गया, 8000 आ गया, 8000 आया, आपने देखा क्योंकि ये नीचे है, ध्यान नहीं दिया, या आपको नहीं पता होगा, नहीं डीपली किए होंगे, आपने इसको टिक मार दिया, कहा ओहो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मिल गया क्वेश्चन, ये लो टिक। और आपको लगा कि 1 नंबर मिल गया, नहीं गया, गया 0.25 पेनाल्टी गया। क्यों, क्योंकि देखो सही आंसर दिया हुआ 8000 किलोग्राम अपॉन मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जब न्यूटन को आप तोड़ोगे, है ना, तो क्या आएगा, किलोग्राम अपॉन मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ये बात समझिए, है ना। तो आंसर नंबर 3 सही था, क्या सही था, आंसर नंबर 3 सही था।
तो बारीकी को समझना, बहुत बारीकी को समझना बहुत जरूरी, यही होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, यही होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। और ये तभी संभव है जब आप थोड़ा सा सही से कॉन्सेप्चुअल पढ़िए चीजों को, घबराना नहीं है, कहीं रटिए नहीं, यूनिट को सही से समझ के तोड़ के आराम से उसको पढ़िए। तो आपको दिख गया क्या कि ये यूनिट आप, ये आंसर आपका सही है। चलिए अब देखिए, अब दूसरा अप्रोच मैं सिखा रहा हूं क्या आपको बताना। मैं जी की वैल्यू कितना ले लिया था, 10 ले लिया था, ध्यान समझना। हटा देता हूं इसको। जी की वैल्यू में क्या ले लिया था, 10। यहां पर जी तो 10 होता नहीं है, ऐसा है क्या जी 10 होता है, नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। जी जो होता है वो कितना है, 9.81 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। लेकिन मैं जी क्या ले लिया, जी ले लिया 10 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये 9.81 लेना है या 10 लेना है, देखो 10 लोगे तो इजीली डिविजिबल है, आराम से भाग चला जाएगा। 9.81 लोगे तो भाग दोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कष्ट होगा, है कि नहीं। तो 10 को तो आराम से मल्टीप्लाई कर लोगे। बचाना क्या है आपको, समय। क्या बचाना है, समय। क्योंकि अगर समय नहीं बचाओगे तो आगे अगला क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे, और जब तक मैक्सिमम मैक्सिमम आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, जितना आपको आना आता है कम से कम आपको उतना तो अटेम्प्ट करना ही होगा ना। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेपर देने के बाद पता चला ये क्वेश्चन मुझे आता था लेकिन समय के अभाव से मैं इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाया, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं आता है कोई बात नहीं, वो सबको नहीं आता होगा, है ना। लेकिन जो मुझे आता था वो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि समय नहीं था। और समय क्यों नहीं था, क्योंकि आपने थोड़ा सा क्या किया, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क नहीं किया। तो स्मार्ट वर्क करना हो, अब आपको वहां पे क्या करना होगा, वहां पे ऑब्जर्व करना होगा, तुरंत ऑब्जर्व करना होगा। ऑब्जर्व कैसे करेंगे, ऑप्शन से ऑब्जर्व करेंगे। ये पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका होना चाहिए। ऑप्शन से कैसे ऑब्जर्व करेंगे, आया ए बी सी और डी, देखिएगा। अब मुझे पता है क्या कि जो वैल्यू आई है निकाला गया है 8000, है ना, ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए 8000 न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब ये वैल्यू है। और अगला वैल्यू मान लीजिए, अगला वैल्यू दे रखा है वो 5000 न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब, और अगला आपको दे रखा है वो 2000 होगा, 2000 न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब। और इसमें 6000 भी ले लीजिए कोई बात नहीं है, 7000 भी ले लीजिए कोई बात नहीं है, 7500 ले लीजिए कोई बात नहीं है। चलिए 7500 ले लेना, 7500 सही रहेगा और क्लोज रहेगा। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देखिए आपका जो है नियरेस्ट आंसर कौन सा हो रहा है, नियरेस्ट जो आंसर है वो 8000 दिख रहा है, और 8000 के सबसे पास का कौन सा दिख रहा है, 7500 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इनमें कितना अंतर है, इनका डिफरेंस कितना है, 500 का है। कितना है, 500 का है। क्लियर है ना बात, 500 का डिफरेंस है इसमें, अच्छा खासा डिफरेंस है। तो आप जी की वैल्यू 10 लेके कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जी की वैल्यू आप क्या करोगे, 10 लेकर कर दो। क्लियर है बात, ठीक है। अगर बिल्कुल क्लोज रहता, जैसे 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 उदाहरण के लिए बोल रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन को नहीं ले रहा हूं, केवल एक एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं मैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ए, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। मान लीजिए ऐसा हो 10, है ना, उसके बाद 9.8 या जो है आपका आया जो है 8.2 या 8.9। तो आपको दिख रहा है ये बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है, 0.2 का डिफरेंस है ना, 10 उसमें 0.2 का डिफरेंस है। तो आपकी मजबूरी है, अभी की वैल्यू क्या लोगे, 9.81 लोगे, मजबूरी है, क्योंकि ऑप्शन बहुत क्लोज है। लेकिन अगर ऑप्शन दूर दूर हो, ऑप्शन दूर दूर हो, तो आप अगर
देखिए क्या करिए, वो ऐसी वैल्यू में आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए जो उसके आसपास की हो, जो डिविजिबल, जो इजिली डिविजिबल हो। जैसे मान लो कि प्रेशर कभी दे दिया, कितना दे दिया, प्रेशर दे दिया आपका 79 पास्कल, है ना, दे दिया आपका। तो अब आप क्या करोगे, 79, अब देखिए अगर ऑप्शन दूर दूर है तो इसको प्रेशर को 80 ले लीजिए, 80 पास्कल ले लीजिए, और जो ऑप्शन में होगा उसमें आप क्या देखेंगे, जो नियरेस्ट आंसर होगा, जो नियरेस्ट अप्रॉक्स आंसर होगा वो आपके आंसर में होना चाहिए, ऑप्शन में हो उसी को आप टिक मारिए। इतना रिस्क आपको लेना पड़ेगा, तभी आपका हो पाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड डिपेंड अपॉन, जो फ्लूइड की स्पेसिफिक वेट है, तो चलो लिख लेते हैं। स्पेसिफिक वेट क्या पढ़ाए थे सर, स्पेसिफिक वेट डेंसिटी इनटू जी, फार्मूला हमारे दिमाग में आ गया। अब देखते क्या बोल रहा है, डिपेंड अपॉन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है बिल्कुल सही है, जी पर डिपेंड कर रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, बिल्कुल सही है, किस पे, डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ए पे भी डिपेंड करेगा और बी पे डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन सी क्या है, बोथ ए एंड बी, तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन सी क्या है अपना, ऑप्शन सी करेक्ट है ना। ठीक है, यहां से मुझे पता चल गया क्या कि अभी क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था, देखिए कैसे बनता है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसे भी बनता है। देखिए ऑप्शन में मत आइए क्वेश्चन, यहाँ देखिए नया क्वेश्चन है मेरे सामने, आइए देखिए क्वेश्चन कैसे बनता, स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड, क्या हो गया, स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड वो समानुपाती है डेंसिटी के, ऑप्शन ए। स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड जो है प्रोपोर्शनल है किसके, डेंसिटी के। बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डेंसिटी के, क्लियर है। सी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो अब देखिए, अब आपको पता है क्या कि डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट क्या होता है, डेंसिटी इनटू जी। आपको क्या दिख रहा है कि स्पेसिफिक वेट समानुपाती है किसके, डेंसिटी के, समानुपाती है, तो प्रोपोर्शनल है किसके, डेंसिटी के। ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रोपोर्शनल पूरा लिख लीजिएगा भाई सही तरीके से, प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर का कोई रोल नहीं है, कोई खेल नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, अगला समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ही, ध्यान से इसके लिए स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड, वेट ऑफ फ्लूइड, ठीक, बोलेगा कि जो है शुरुआत में जो फ्लूइड का टेम्परेचर था, नोट करिए लैंग्वेज में, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड 20 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। आफ्टर सप्लाइंग द हीट द टेम्परेचर विल इंक्रीज टिल 60 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो इनिशियल टेम्परेचर था 20 डिग्री और बढ़ गया कितना 60 डिग्री। मतलब क्या यहाँ समझ में आया कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज। शुरुआत में 20 था और क्या था उसके बाद 60 डिग्री हो गया। तो स्पेसिफिक वेट बढ़ेगा या घटेगा, इस फ्लूइड की स्पेसिफिक वेट बढ़ेगा या घटेगा। क्वेश्चन नोट करिए क्या बोला कि इफ फ्लूइड टेम्परेचर, इफ इनिशियल फ्लूइड टेम्परेचर 20 डिग्री आफ्टर सप्लाइंग द हीट, हीट सप्लाई करने के बाद जो फ्लूइड का टेम्परेचर था वो 60 डिग्री पहुंच गया। इन दैट कंडीशन what effect on the स्पेसिफिक वेट। ऑप्शन ए हुआ, ऑप्शन ए क्या हुआ कि स्पेसिफिक वेट बढ़ रहा है, ऑप्शन बी स्पेसिफिक वेट घट रहा है, ऑप्शन सी नो चेंजेज, कोई भी चेंजेज नहीं हो रहा है, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, है ना। अब आपको क्या समझना होगा, अब आप क्या करोगे, अब आपको पुराना बेसिक क्लियर होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या बढ़ रहा है, वॉल्यूम। और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो रही है। देखिए क्योंकि डेंसिटी वॉल्यूम के वित्त अनुकमान पाती है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी घटेगी, है ना। और अगर डेंसिटी घटेगी तो अब देखिए स्पेसिफिक वेट इक्वल टू डेंसिटी इंटू जी। इसका मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक वेट डेंसिटी के समानुपाती है। और अगर डेंसिटी क्या हो रहा है, अगर डेंसिटी घट रहा है तो स्पेसिफिक वेट क्या होगा, स्पेसिफिक वेट घट रहा है, स्पेसिफिक वेट घट रहा है। तो आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, टेम्परेचर 20 था और टेम्परेचर 60 हो गया, टेम्परेचर 20 था और टेम्परेचर 60 हो गया। अब आपको कॉमन सेंस से समझना था कि इनिशियल टेम्परेचर 20 था, 60 का 20 जो होगा वो 60 से कम होगा, है ना, या 60 क्या होगा 20 से ज्यादा होगा, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर और हीट सप्लाई करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और हीट रिजेक्ट करोगे तो टेम्परेचर घटेगा। तो हीट सप्लाई करने पर क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ने पर क्या हो रहा है, स्पेसिफिक वेट पे क्या इफेक्ट हो रहा है, तो स्पेसिफिक वेट क्या होगा, स्पेसिफिक वेट हम अपना डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो अगर ये लॉजिकल कॉन्सेप्ट जिसको पता है तो वो लगा पाएगा, और नहीं तो रटते रह जाओ, क्या करना है। कहीं क्वेश्चन आया होगा आप रटो बैठ के, अभी आया होगा किसी का उठा लो, बहुत मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बुक बनते हैं, तो आप बैठिए याद करिए रटते रहिए, तो उससे बात नहीं बननी है, बात आपका कॉन्सेप्ट से ही बननी है। क्लियर है बात? ठीक है, समझिए। अब ये क्वेश्चन है शियर स्ट्रेस इन स्टैटिक फ्लूइड, ये डिस्कस कर चुका हूं मैं, दोबारा बता देता हूं। लेकिन शियर स्ट्रेस इन स्टैटिक फ्लूइड क्या होगा, ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो। क्यों, आपको पता है ना कि फ्लूइड फ्लो कर रहा है किसके वजह से, शियर स्ट्रेस के वजह से। डिफिनीशन में भी लिखवाया था सबसे पहले। तो अगर फ्लूइड क्या है, स्टैटिक है, मतलब फ्लो नहीं कर रहा है, स्टैटिक है मतलब फ्लो नहीं कर रहा है, तो शियर स्ट्रेस क्या है, इसका मतलब जीरो है, शियर स्ट्रेस जीरो है, उस पर शियर स्ट्रेस लगा ही नहीं है। या अब ऑप्शन ए नहीं देगा, अब क्या दे देगा, देगा आपका नो मॉलिक्यूलर, समझिएगा, नो मॉलिक्यूलर मोमेंटम, नो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। अब ध्यान समझिएगा, ऑप्शन ए में ये रहेगा ऑलवेज जीरो खत्म। कहीं आपने रटा था ऑलवेज जीरो रटा था, तो लेकिन जो रटा था वो दिखा ही नहीं आपको। अब आपको क्या दिख रहा है, नया ऑप्शन दिख रहा है, ऑलवेज मैक्सिमम बिटवीन जीरो टू मैक्सिमम अनप्रेडिक्टेबल, और अगला ऑप्शन आपको दिख रहा है नो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर।
अब क्या हो गया भाई, अब क्या हो गया, अब आप कहोगे अरे यार ये तो कहीं देखा ही नहीं मैंने। अब देखो, अब जिसको बेसिक क्लियर हो समझ जाएगा। नो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर की बात कर रहे हो सर, तो मैंने बोला मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर नहीं हो रहा, समझना। मतलब अगर एक सरफेस है और उस पे फ्लूइड के पार्टिकल इस तरीके से है, ये है पहला पार्टिकल है, तो अब क्या होगा, जब इस पे शियर स्ट्रेस लगेगा तभी आगे की तरफ मूव करेगा, और आगे की तरफ मूव करेगा तो क्या करेगा, नेक्स्ट वाले पार्टिकल को डिस्प्लेस करेगा और अपने यहाँ पहुंचेगा, फिर आगे पहुंचेगा, फिर नेक्स्ट वाले पार्टिकल को आगे डिस्प्लेस करेगा। तो पहुंचने का मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेस कैसे हुआ, इनमें कोलिजन हुआ। कोलिजन का मतलब क्या हुआ कि मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है। कोलिजन का मतलब मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है। अगर कोलिजन नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अपने पोजीशन पर है, अपने पोजीशन पर है। और अपने पोजीशन का मतलब क्या हो गया, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। कोई डिस्टरबेंस का मतलब ना होने का मतलब क्या हुआ कि इस पे शियर स्ट्रेस जीरो है, इस पे शियर स्ट्रेस जीरो है। समझ में आया ना। तो शियर स्ट्रेस जीरो है तो इसका मतलब क्या है, फ्लूइड स्टैटिक है, फ्लूइड स्टैटिक है। तो बात क्लियर हुआ, ये बात समझ में आया ना। तो स्टैटिक फ्लूइड के लिए शियर स्ट्रेस ऑलवेज जीरो या नो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, नो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, ये भी आपको ऑप्शन में दिखेगा, है ना। ये भी आपको ऑप्शन में दिखेगा। लोग बोलेंगे क्वेश्चन जो हो गया वो टफ आ गया, क्योंकि आपका रटा हुआ नहीं आया, है ना। ये कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन आ गया। ठीक है भैया। समझ के लगाना है, समझ के क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ के लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए लिक्विड इफ द प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज 90 से 160, 90 से 160, और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कितना, 0.1%। दिख रहा है, हाँ ठीक है। बोला क्या कि प्रेशर कितना इंक्रीज हो रहा है, 90 से 160 बढ़ रहा है, और वॉल्यूम में डिक्रीज कितना हो रहा है, 0.15% वॉल्यूम में डिक्रीज हो रहा है। तो बल्क मॉडुलस बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। तो सर ने पढ़ाया था, सर ने यही पढ़ाया अभी जो हमने देखा था, क्या पढ़ाया था। क्या देखा, बीटा इक्वल टू 1/k पढ़ाया था। अब समझिएगा के इक्वल टू क्या होगा, dp डिवाइड बाई चेंज ऑफ वॉल्यूम डेल v डिवाइड बाई v माइनस का। तो क्या बोला है, बल्क बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी नहीं पूछा है, केवल पूछा है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में, के बारे में पूछा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कंप्रेसिबिलिटी भी पूछ सकता था, लेकिन कोई बात नहीं है, इसने बल्क मॉडुलस रहम कर दिया, कहा कि नहीं ज्यादा गुणा भाग नहीं करो, तो के को पूछ लिया। तो चलो के का मुझे रिलेशन पता है, के इक्वल टू डीपी डिवाइड बाई माइनस ऑफ डेल वी डिवाइड बाई वी होता है। चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर कितना, प्रेशर में कितना चेंज हो रहा है, प्रेशर 160 से कितना हुआ 90, है ना। 160 से 90 चेंजेस क्या होगा, P2 माइनस P1 160 माइनस 90। और वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है, कितना परसेंटेज चेंजेज हो रहा है वॉल्यूम में, वॉल्यूम में हो रहा है 0.15, ये परसेंटेज में है, किसमें है, परसेंटेज। क्लियर है ना। तो अब इसको परसेंटेज आप हटाओगे तो क्या होगा, आपका हो जाएगा 0.15 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा ना, हो जाएगा। मतलब यहां पर क्या आ गया, 0.0015 यही आएगा। चलिए इसको करिए। तो 90 और 160 कितना हो गया, देखिए 90 तो 10 इधर से और 60 इधर से, 70 हो गया, 70, है ना। देखिए आपके पास कैलकुलेटर नहीं रहेगा, है ना, ठीक है, आपके पास कैलकुलेटर नहीं रहेगा तो पगलाना मत चालू कर दीजिएगा कि आप लिखिए 16090 माइनस नहीं, 90 के बाद 10 100
तो 100 में कमी कितना है 10 का, तो 10 ये और 60 ये, कितना हो गया 70 हो गया, है ना। तो 160 माइनस 90 कितना हो गया 70 हो गया। थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा भाई, है ना, समय बचाना है, समय बचाना है, आपको समझिएगा, समय बचाना है, समय बचाना है। तो 70 हो गया आपके पास, 70 डिवाइड बाय क्या हो गया आपके पास 0.0 क्या हो गया, लिखता हूं मैं, यहां लिख देता हूं 0.0015, है ना। मिटा देता हूं, फार्मूला तो आई गया आपके पास, मुझे थोड़ा जगह मिलेगा, हाँ जा, हाँ चलिए सर ये क्या हो गया, ये के हो गया, चलिए के हो गया। अब कैसे इसको लिखोगे तुरंत, 70 और ये क्या, इसको क्या लिख सकते हो 1 2, है ना, 3 4, कितना ये, तो इसको ये लिख सकते हैं 15 इंटू 10 के पावर 4, 15 इंटू 10 के पावर 4 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, क्योंकि यही तो होगा ना। ये इसको क्या लिख सकते हो 0.15 को 0.0015, तो दशमलव के 1 2 3 4 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 15 इंटू 10 के पावर -4 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, इसको इसके बराबर तो लिख सकता हूँ। तो 10 के घाते -4 ऊपर जाएगा तो 10 के घाते प्लस हो जाएगा। अब ये देखना है मुझे ये ऑप्शन में है कि नहीं है ना, ये देखना है कि नहीं। अब देखिए, अब आप काटिए तो 15 चौके 60, है ना, 15 चौके 60, 15 चौके 60, समझिएगा। अब आप ऑप्शन में देखिए, अब ऑप्शन आहा 4 यहाँ है 4 यहाँ है, ये तो ऑप्शन है नहीं, ये ऑप्शन है नहीं, क्लियर है। अब गड़बड़ा क्या दे दिया, गड़बड़ा ये दिया है कि देखिए 46.66 न्यूटन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर और किलो न्यूटन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ आपको दोनों वैल्यू, दोनों क्वांटिटी आपको क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, केवल यूनिट में क्या कर दिया है, एक को न्यूटन एक को किलो न्यूटन। अब तो यहीं उड़ जाओगे, गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ाना नहीं है ना। देखिए अगर आप एक्सपर्ट हो तब तो यहीं से कर दो, नहीं तो थोड़ा एक स्टेप और कैलकुलेशन कर लो। 15 चौके 60 बचा कितना 0.1, बचा कितना, बचा आपको 10, और दशमलव करोगे तो 0 बढ़ जाएगा, है ना। तो 15 छक्का 90, मतलब 4.6। अब अगला जो है मत ले आइए आप, अगला अब मत कैलकुलेट करिए, इतने पे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए सर आया कितना हमारे पास, सर हमारे पास आया, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर कर जाओ, ठीक है, आया हमारे पास कितना, आया हमारे पास 4.6 इंटू 10 के पावर 4। ध्यान से, बहुत ध्यान से, ध्यान से। अब देखिए, अब आंसर तो आपको दिख नहीं रहा है, अब आंसर किस में दिख रहा है आपको 46 में, यहाँ देखिए आंसर आपको क्या दिख रहा है, कहीं 4.6 में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तुम परेशान नहीं होना है, 4.6 के लिए नहीं, 46, तो इसको बदलिए 46 में, आप इसको किस में को बदलिएगा, तुरंत का तुरंत होना चाहिए काम, इसको बदलिए 46 में 46। अब आप किस में बदलेंगे 46, तो 46 में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 के पावर 3, है ना। अब देखिए, अब फिर आइए ऑप्शन में, 46 दिखा और 10 की पावर 3 दिख रहा है, 10 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, ये हो गया किलो न्यूटन में, किलो न्यूटन, और अपॉन क्या हो गया किलो न्यूटन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तुरंत अब आप देख के अब ऑप्शन सी सही कर दिए, 46 46.66 किलो न्यूटन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, आप देख के डर जाओगे, कहोगे यार ये तो बड़ा कैलकुलेशन ज्यादा था, कैलकुलेशन कुछ ज्यादा नहीं था, समझ में आना, बस आपको प्रेडिक्ट करना है कि आंसर क्या आएगा, और ध्यान से यूनिट पे समझना है। यहाँ देखिए यूनिट, यहाँ पे न्यूटन भी था, सेम क्वांटिटी 46.66 46.66, यहाँ न्यूटन था, यहाँ किलो न्यूटन था, है कि नहीं। अब आप 4.6 पे फट मत करो, आप इसको तुरंत 46 कैलकुलेट कन्वर्ट कर लो, 46 कन्वर्ट हो गया 46 इंटू 10 के पावर 3, तो 10 के पावर 3 का मतलब क्या हो गया किलो न्यूटन हो गया, किलो न्यूटन, है ना। क्यों, क्योंकि बल्क मॉडुलस की यूनिट क्या होगी समझिएगा, बल्क मॉडुलस की यूनिट क्या होगी, देखिए बल्क मॉडुलस की यूनिट क्या होगी, ध्यान से, बल्क मॉडुलस के है ना बेटा, और के क्या होगा डीपी डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं है, क्यों। और प्रेशर की यूनिट क्या होगी न्यूटन, है ना, अपॉन मीटर स्क्वायर, या न्यूटन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो होगा, क्लियर है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, देखो यहाँ पर आपको वैल्यू कितना दे रखा है न्यूटन, यहाँ देखिए न्यूटन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है,
तो आपको कहीं कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन भी न्यूटन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर में ही पूछा है, मीटर में तो पूछा नहीं, तो आपको जरूरत नहीं है कि यहाँ पे आप इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लो। तो आपको पैरेलल में क्वेश्चन भी देखना है, पैरेलल में ऑप्शन भी देखना है ना। अगर मीटर में पूछा होता तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते, आप इसको क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट करते। तो उसमें तो पूछा नहीं है, न्यूटन में पूछा है, सॉरी सेंटीमीटर में पूछा है, तो कन्वर्ट मत करिए। तो आपको पता है कि बल्क मॉडुलस की यूनिट क्या आएगी, न्यूटन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, न्यूटन अपॉन सेंटीमीटर के स्क्वायर में आएगा। और जो एक्स्ट्रा 10 के घाते 3 आ रहा था, तो वो किसको बताया, वो किलो को बताया। तो आंसर क्या हुआ, किलो न्यूटन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तुरंत देख के आंसर सी मारे और आगे बढ़ा गया। तो इसमें क्या हुआ, टाइम हम लोग सेव किए। तो आंसर सही होना चाहिए और टाइम हमारा बचना भी चाहिए, दोनों काम अपने को करना होगा ध्यान से। तो इसके लिए तभी संभव है जब आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए। तो हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है, ये बात मानिए, क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। तो वहां दिमाग का खेल है, केवल दिमाग का खेल है। चलिए हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, अगला क्वेश्चन क्या है। What is the bulk modulus of elasticity of a liquid which is compressed in a cylinder from a volume 0.02 मीटर क्यूब। देखो अब बल्क मॉडुलस पूछा है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना दे रखा है 0.02 मीटर क्यूब, और कंप्रेस कैसे हो रहा है देखिए ध्यान से। अब आपको अगर कहीं मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम दिखाया, और ये क्या बताया, प्रेशर को बताया, लिखा भी है, और पूछा है के की वैल्यू, किसकी वैल्यू, के की वैल्यू पूछ रहा है। मैंने बोला सर इनिशियल प्रेशर P1 कितना है, इनिशियल प्रेशर P1 है 80 न्यूटन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले मैं चेक करूंगा इसमें आंसर किस में है, सेंटीमीटर में है, चिंता वाली बात नहीं है, कहीं कुछ पगलाने की जरूरत नहीं है, क्लियर है ना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, निश्चिंत हो जाइए, कहिए चलो धन्यवाद। V1 की वैल्यू कितना दे रखा है 0.02 मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब में दे रखा है, ध्यान देना। अब इसको तुमको किस में बदलना होगा, सेंटीमीटर में बदलना होगा, ये बात दिमाग में होना चाहिए, इसको आपको सेंटीमीटर में बदलना होगा। प्रेशर कितना दिया हुआ P2, कंप्रेस होने के बाद प्रेशर, भाई कंप्रेस तभी हो सकता है जब प्रेशर बढ़ेगा, तो 50 न्यूटन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, और V2 कितना है आपका 0.01 मीटर क्यूब है, क्लियर है बात। अब आपको क्या पूछा है, बल्क मॉडुलस पूछा है, क्या पूछा है, बल्क मॉडुलस। चलिए तो बल्क मॉडुलस आपको पूछा है, तो बल्क मॉडुलस पूछा है तो आप बता दीजिए, परेशान उसको मत करिए, बता दीजिए, ठीक है। तो बता दिया जाए बल्क मॉडुलस। आइए बल्क मॉडुलस के इक्वल टू सर डीपी डिवाइड बाई, है ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, सर ने आपने पढ़ाया है। तो चलिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालो। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, ध्यान दो, अब आप समझिए। अब कोई क्या करेगा, मान लो इसको लगा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने, और इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने, तो समय तो गया बर्बाद। क्यों? क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, नो यूनिट, इसीलिए मैंने बोला ध्यान दीजिए, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं है इसका, इसके लिए परेशानी नहीं होना चाहिए, सेंटीमीटर में दो, चाहे मीटर में दो, चाहे मिलीमीटर में दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नो यूनिट आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हुआ, चेंज इन वॉल्यूम, क्या हुआ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में चेंजेज हुआ आप, और ओरिजिनल कितना था, ओरिजिनल तो V1 था ना आपके पास, और V1 तो ही तो V2 में कन्वर्ट हुआ, तो डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल का मतलब क्या हो गया V1, तो 0.02 ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया, क्लियर हुआ ये बात। तो कितना आ गया आपका, देखिए कितना आ गया, आप घटाइए, तो 0.01 डिवाइड बाय 0.02, है ना, पॉइंट तुरंत उड़ा दो, तो ये क्या आ गया 1/2,
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 1/2 मतलब 0.5 क्लियर है, 1/2 0.5 आ गया यहाँ पर। अब किसकी बात हो रही है, चेंज ऑफ प्रेशर की बात हो रही है। चेंज ऑफ प्रेशर आप देखिए 15, 150 और 80, 20 इधर से 50 इधर से 70 हो गया, तो के की वैल्यू कितने हो गई देखिए, के ध्यान से, बहुत ध्यान से, 70। अभी 70 के साथ क्या है समझना, 70 के साथ न्यूटन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी कोई यूनिट नहीं, नीचे वाला अनाथ है, इसका कोई यूनिट नहीं है। 0.5 अनाथ है, इसका मतलब जो के आएगा वो न्यूटन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। डिवाइड बाय 0.5, 0.5 का मतलब 1/2 है ना, 1/2। अब लगना नहीं काटने, अरे 1/2 और 2 ऊपर जाएगा तो 70 दूनी 140, और 140 क्या आया, के की वैल्यू आई 140 न्यूटन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो आया के की वैल्यू। अब ऑप्शन में ढूंढो देखो फिर ऑप्शन क्या, ए 140 न्यूटन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, खत्म है ना। इसको बहुत माइक्रो सेकंड में करना है, समझ में आया ना। यहां से तुरंत देखिए, दशमलव के बाद इधर 2 जीरो था, दशमलव के बाद इधर 2 जीरो, तुरंत हटा दो इसको, 0 हटाओ, 1/2 लिखो, है ना। 1/2 को आप 0.5 लिखना लिख दो, और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 1/2 है और 2 ऊपर चला जाएगा, और लेकिन इसके साथ क्या आएगा, न्यूटन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, न्यूटन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब देखिए, अब आपसे ये भी तो पूछ सकता था, आपकी के की वैल्यू पूछ दिया, के कितना है आपके पास, के जो आया है 140, कितना आया बेटा, न्यूटन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बीटा भी तो पूछ सकता था, तो बीटा क्या है 1/k, बीटा 1/k, ठीक है, तो बीटा भी पूछ सकता था, बीटा क्या 1/k है। तो याद रखिएगा, बल्क मॉडुलस, इस पे न्यूमेरिकल हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, एक एक क्वेश्चन को समझना है, देखना है हम लोग को। चलिए, अब नेक्स्ट लेक्चर है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में टाइम लगेगा, कम से कम 2 घंटे का लेक्चर होगा विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, मैं देखा हूँ, और या तो आप उसके लिए कन्वेंशनल सब्जेक्ट की बात कर लो, अगर सब्जेक्टिव है तो भी क्वेश्चन अच्छा खासा विस्कोसिटी से आता, विस्कोसिटी में ईच एंड एवरीथिंग जो भी उसमें इंपॉर्टेंट है, कैसे आया, क्या है, उसके हर एक महत्व को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपार क्वेश्चन बनता है विस्कोसिटी से। और अगर केवल आप फार्मूला को रट के और सोच रहे हैं कि नहीं हम उसमें से कर देंगे विस्कोसिटी को हो जाएगा, तो थोड़ी दिक्कत होगी। विस्कोसिटी में, इसीलिए मैं विस्कोसिटी में कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगेगा विस्कोसिटी को खत्म करने में, क्योंकि पूरा का पूरा आपको आपके सामने खोल के मुझे रखना है कि हाँ विस्कोसिटी है क्या, एक फीलिंग मुझे देना है, किस वजह से विस्कोसिटी आता है, लिक्विड की विस्कोसिटी क्या होती है, गैस की विस्कोसिटी क्या होती है, किस फोर्स की वजह से विस्कोसिटी आएगा, क्या इम्पैक्ट होगा, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है ये बताना है। उसके बाद फिर डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, उसकी यूनिट क्या है, उसका डायमेंशन नंबर क्या है, उसके बाद उसकी सीजीएस यूनिट क्या है, ये सारा चीज, और इन सब का रिलेशन क्या है, तो ये सारा चीज हमको क्या करना होगा, सबको हमको बताना होगा, तब जाके आपको एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट जो विस्कोसिटी पर मिलेगा। चलिए, तो आज के लिए धन्यवाद, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।